पढ़ते हैं हम लोग मोलेलिटी। हेडिंग डालेंगे सब लोग, मोलेलिटी, मोललता। मोललता देखो, अब तक हमारे पास 1 लीटर बिलियन था, है ना। उसमें मोलों की संख्या निकाल रहे तो कितना आ रहा था, जितना भी आ रहा मोलों की संख्या, मोल पर लीटर, मोलरिटी निकाल रहे थे। अब हम लोग कहते हैं मोललता। मोललता में क्या, मोललता मोललता में क्या डिफरेंस होता है, बस थोड़ा सा। अब की बार हम लोग ये जो है ये बिलियन नहीं लेंगे, अब की बार हम लोग लेंगे सॉल्वेंट, मतलब क्या लेंगे, विलायक। विलायक हमारे पास कोई विलायक, जैसे विलायक का मतलब जैसे पानी है, जैसे क्या है, पानी। इसका हमने, विलायक है, इसका हमने 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का मतलब 1 केजी, 1 किलोग्राम ले लिया। इसमें जितने मोल्स हम डाले हैं 1 किलोग्राम विलायक में, हमने विलेय का जितना मोल डाला, हमारे पास विलेय है, कोई भी विलेय है, मान लीजिए हमने विलेय का 5 मोल डाला है, तो इसकी मोललिटी क्या हो जाएगी, इसकी मोललिटी हो जाएगी 5 मोल पर केजी। क्या हो जाएगी, मोलेलिटी 5 मोल पर केजी। अगर हमने इस विलेय का 5 मोल ना डाल के 0.5 मोल डाला है, तभी मोलरिटी क्या हो जाएगी, 0.5। मतलब कहने का मतलब है 1 किलोग्राम विलायक, अब ग्राम आएगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जितनी रहेगी उसकी मोललता। चलो हमने एक काम किया, आपकी बात, हमने इसको 4 ग्राम, 4 केजी सॉल्वेंट ले लिया। सॉल्वेंट मतलब विलायक। हमने 4 किलोग्राम विलायक ले लिया, इसमें हमने 4 मोल कोई सल्यूट का डाल दिया, विलेय का। अब बताओ इसकी मोललता क्या है, आपको 1 किलोग्राम में निकालना ना। देखो 4 किलोग्राम विलायक कितना मोल रख रहा है, 4 किलोग्राम विलायक में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी है, 4। तो हमें 4 किलोग्राम में मोलरिटी थोड़ी बतानी, हमें 1 किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम विलायक में मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, 4/4, यही ना, 4/4। एक ही में तो आएगा, डिवाइड बाई 4, 4/4 मतलब 1 मोल। तो इसकी मोलेलिटी कितनी हो गई, 1 मोल पर लीटर। सीधी सी बात, ऐसे भी आप समझ सकते हो, ऐसे भी आप समझ सकते हो। 1 मोल में जितने, 1 किलोग्राम विलायक में जितने मोल्स होंगे, 1 किलोग्राम विलायक में जितने मोल होंगे उसे बोला जाएगा उसकी मोलेलिटी, उसे बोला जाएगा उसकी मोलेलिटी, मतलब मोललता। तो बताइए 4 किलोग्राम विलायक है अब की बार, और इसमें 4 मोल विलेय के हैं, तो इसकी मोललता क्या होगी, 4 किलोग्राम में 4 मोल हैं, तो 1 किलोग्राम में कितने होंगे, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 4/4 बराबर 1 मोल आ गया। तो इसका मतलब इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग में लिखेंगे आप लोग, 1 किलोग्राम विलायक में द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों, विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं, उस विलयन की मोललता कहते हैं। द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of solvent is called molality,
ऑफ दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। अर्थात हम अगर इसे फार्मूले में लिखें तो क्या लिखेंगे? हम फार्मूले में लिखेंगे मोललता बराबर मोललता, ठीक है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। ऐसे n लिख दें और विलेय लिख दें, समझ जाओगे ना, मतलब विलेय के मोलों की संख्या। तो n सोल्यूट, n सोल्यूट, सोल्यूट मतलब विलेय, डिवाइड बाई क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए विलायक का भार। क्या चाहिए? विलायक का भार, अणुभार नहीं, भार। अब विलायक का भार किस में चाहिए? केजी में। किस में? केजी में। और क्वेश्चन में मैक्सिमम केजी में नहीं दिया जाता है, ग्राम में दिया जाता है। तो हम विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं? विलेय का भार, विलेय का भार, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार डिवाइड बाई विलायक का भार। हम यही लिखेंगे, विलायक का भार। अगर हम ये ग्राम में दिया जा रहा है तो आप इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपका फार्मूला यहीं से स्टार्ट होगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार। सब अगर ग्राम में है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ग्राम में नहीं है, केजी में दिया जा रहा है तो आपको एक गुणा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, 1000 से। अब देखो कुछ और बातें, इसकी यूनिट क्या होगी, मतलब मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा? देखो मोल है ऊपर, मोल पर नीचे क्या है? केजी, मोल पर केजी। इसे ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिखते हैं मोल केजी इनवर्स, तभी इसे मोल केजी, मोल पर केजी पढ़ेंगे, मोल केजी इनवर्स। इसकी हो गई यूनिट। अगर हमारे सामने देखो लिखा गया है 0.15 मोलर बिलियन, इसका अर्थ क्या होगा? बिलियन का अर्थ है, अगर इससे आपसे अर्थ पूछा जाए तो इसका मतलब क्या समझेंगे? इसका मतलब यह समझेंगे 0.15 मोल विलेय का, है ना, 0.15 मोल विलेय का 1 किलोग्राम विलायक में है ना, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है, उपस्थित है। केवल हमें मोलर नहीं, मोलल है, ये मोलल रहेगा, मोलर तो उसके लिए आएगा, मोलरिटी के लिए। 0.15 मोलल, अगर ऐसा लिख दिया, क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई आपको? इसका मतलब 0.15 मोल जो भी विलेय है कितने में है? 1 किलोग्राम, है ना। हम क्योंकि 1 किलोग्राम विलायक में ही निकाल रहे हैं। अगर आपके सामने ऐसे दिया जाए 0.12, ऐसे 0.12 मोलल Na2CO3, है ना, सॉल्यूशन है, 0.12 मोलल Na2CO3 है, तो क्या क्या आप पहचानोगे इसमें? आप कहोगे सर 1 किलोग्राम विलायक में, कितने में? 1 किलोग्राम विलायक में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल हैं? 0.12 मोल, ठीक है, 0.12, मतलब ये मोललिटी है। मोललिटी का मतलब मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये आप मतलब समझते रहिएगा। चलिए अब क्वेश्चन चलाते हैं, हो गया? क्वेश्चन लिखते हैं पहला, बहुत इजी है, मोललता, बहुत इजी, कुछ करना नहीं। इस मोललता को हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, याद रखिएगा, स्मॉल m से। कहीं स्मॉल m लिखा गया तो उसका मतलब मोललता है। लिखिए क्वेश्चन, यदि 800 ग्राम विलायक में, यदि 800 ग्राम विलायक में कैल्शियम कार्बोनेट का
20 ग्राम है, कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 20 ग्राम है, तो बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए, आप तो लिखेंगे इफ 20 ग्राम ऑफ CaCO3 present in 800 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, if 20 ग्राम of CaCO3 present in 800 ग्राम of solvent, so calculate the molality of this solution. हमें मोललता निकालनी है। देखो कुछ करना नहीं, मोललता का पहले फार्मूला जो निकालना, पहले उसका फार्मूला तो पता होना चाहिए। मोललता के लिए हमें चाहिए विलेय का भार। विलेय का भार कितना है, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, विलेय का भार जो गिवन है। पहले देखो न्यूमेरिकल के 3 फेज होते हैं, गिवन, फार्मूला, कैलकुलेशन, ठीक है। तो गिवन पहले लिख लो, जो आपको गिवन है पहले उसको लिख लो। विलेय का भार, विलेय का भार कितना है 20 ग्राम। भाई भार वही होगा, विलेय वही जो कम अमाउंट में, विलेय का भार 20 ग्राम। और विलायक का भार ये कितना है 800 ग्राम। बताओ विलेय हमारे पास क्या है CaCO3, CaCO3 का हमें अनुभाग भी चाहिए। CaCO3 का अनुभाग कितना 100 होगा, 40 यही ना, 40 + 12 + 48 टोटल कितना हो जाएगा 100 ग्राम पर मोल। उनके परमाणु भार आपस में जोड़ देते हैं, ऐसे अनुभाग निकलता है, ठीक है। ये 20 ग्राम, ये 800 ग्राम और ये 100 ग्राम। काम हो गया हमारा। मोललता बराबर कैसे निकालेंगे, विलेय का भार, विलेय का भार बटे अणुभार, है ना। वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई, हाँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार। देखो भार हमें किसमें ग्राम में दिया गया है, तो गुणे 1000 करना पड़ेगा। विलेय का भार कितना 20 डिवाइड बाई अणुभार कितना, डिवाइड बाई 800 गुणे, बताओ कितना आ रहा है 0.25। किलोग्राम में नहीं बदलेंगे विलायक के भार? कौन सी जरूर जो हम 1000 से कर रहे हैं। आप अगर किलोग्राम में बदलोगे तो डिवाइड करोगे फिर यही तो आ जाएगा ना। अगर ग्राम में दिया तो 1000 कर लो, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, देखो 2 जीरो से कट जाएगा, 2 जीरो से कट जाएगा, और ये भी तो नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, मतलब 1 जीरो ये भी कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा 20 इंटू कुछ नहीं बचेगा, 20 डिवाइड बाई, ये दोनों कट गया है, 10 नीचे आ जाएगा, 80 हो जाएगा। इससे कट गया 1/4, 1/4 1/4 का मतलब कितना 0.25 क्या मोल पर केजी, यही तो आएगा 0.25 मोल पर केजी। लगा ले जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। यदि 250 ml जल में 250 ml जल में 12 ग्राम यूरिया उपस्थित है, 12 ग्राम यूरिया उपस्थित है, तो 12 ग्राम यूरिया उपस्थित है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। इफ 20 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 250 ml, if 20 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्वेंट क्या है H2O, ऑफ 250 ml ऑफ H2O, सो कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। चलो गिवन लिखो पहले, फिर सॉल्व करो।
मोललता निकालो। जो गिवन पहले नोट कर लो, अभी समझ लो क्या करना है हमें। यूरिया है, यूरिया जानते हो अनुपात कितना होता है? 60 है ना। अरे यूरिया का फार्मूला क्या होता है? विलेय क्या, पहले समझो विलेय क्या है। विलेय का भार कितना दिया गया है? 12 ग्राम। कितना ग्राम? 12 ग्राम। अब विलेय है क्या? विलेय हमारे पास यूरिया है ना, NH2CO NH2 का अनुभार, इसका अनुभार कितना दिया गया है? अनुभार जानते हो यूरिया का 60 होगा, 14 16 है ना, 14 और 16, 14 और 2 16, 16 16 32, 32 और 28 60 ग्राम पर मोल। और क्या है? 250 ml जल है। विलायक, विलायक क्या यहाँ? जल। विलायक का भार किसमें है? 200, अच्छा 250 ml, 250 ग्राम लिख लो, ml नहीं, क्योंकि ml ग्राम में निकल, ml में जाएगा तो हमें डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी है नहीं, भार है, ग्राम ग्राम कर लो इसे। 250 ग्राम, 250 ग्राम है। कितना था? 0.8। देखो मोललता, मोलैलिटी इक्वल विलेय का भार कितना? 12/60 डिवाइड बाई 250 गुणे 1000, 250 चौके, और यह हो जाएगा 12 गुणे 4 डिवाइड बाई 60, 12 पंचे 60, 0.8, 0.2 कहाँ आएगा? 12 पंचे 60, 0.8 मोल पर लीटर। अरे मैं 12 को 5 से डिवाइड 0.2 into 4 equal 0.8। ठीक हो गया सर मोल पर हाँ? केजी। मोल पर, हाँ मोल पर लीटर नहीं, मोल पर केजी। ठीक, हाँ मोल पर केजी। अगला क्वेश्चन लिखिए। कोई बुक लाया क्या? बुक लाई हो? यस। कुछ बुक के भी क्वेश्चन होते रहे साथ में। लिखो। कॉपी करने वाली है। क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, लिखिए हिंदी मीडियम वाले। टू 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम जल में कितना यूरिया मिलाया जाए, कितना यूरिया मिलाया जाए कि बिलियन 0.25 मोलल हो जाए, मोलल हो जाए, 0.25 मोलल हो जाए। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, calculate the mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. 37.5, हाँ राइट।
ये क्या है, मोलल है ना। किसी के सामने अगर मोलल लिखा है इसका मतलब ये मोललिटी है ना। मोलल का मतलब क्या, मोललिटी। ये मोलल ऐसे लिखा जाए ऐसे लिखा जाए, मोलल बात एक ही है, ठीक है। इस मोलल का मतलब उस विलयन की मोललता दी गई है। तो क्वेश्चन में मोललता क्या है, मोललता हमारे पास है 0.25 और विलायक का भार कितना है, विलायक का भार कितना है 2.5 kg है ना। kg में देने तो क्या दिक्कत, हम 1000 से गुणा नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कितना मिलाया गया है, हमें निकालना विलेय का भार, क्या विलेय का भार हमें निकालना है। चलो विलेय क्या है हमारे पास, NH2CO NH2, फिर वही है NH2CO NH2, फिर वही हमारे पास। विलेय का भार कितना है, बोलो, विलेय का भार यही तो निकालना है। अब विलेय का अणुभार कितना है, विलेय का अणुभार ये बताओ कितना आएगा, अभी अभी निकाला गया है 60 ग्राम पर मोल। फार्मूले पे रखो, फार्मूले पे रखिए आप लोग। मोललता बराबर, बार बार रखोगे फार्मूला याद हो जाएगा। मोललता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार हमें W निकालना है, ऐसे कर लेते हैं। मोलर मास कितना हमारे पास 60 डिवाइड बाई कितना विलायक का भार है 2.5 kg। तो kg है तो kg में रहने तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। मोललता कितनी है 0.25 इक्वल W अपान 60 इंटू 2.5, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। W इक्वल 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5। अब जानते 25 गुणे 25 625 होता है, तो 625 1 2 3 0.65 गुणे 60 गुणा कर लीजिए। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 और 6 6 36 1 37, 37.5 ग्राम अगर हम यूरिया डालेंगे, 37.5 ग्राम अगर हम यूरिया डालेंगे तो इतना मोलर सॉल्यूशन मिलेगा। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अगर कोई दिक्कत है देखो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, गुणा भाग आगे पीछे हो आएगा, ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करो सीखने की। ये कैलकुलेशन आपको ही करना है, ये नहीं कोई करके देगा। और इतना तो बेसिक नॉलेज है, इतना तो सबको आता है ना। देर हो सकती है लेकिन अधेर नहीं है ना। सवाल लगाने में देर हो सकती है, समझने में बस समझने की बात है। जिस दिन समझ में आ गया ये तो अभी बहुत इजी टॉपिक चल रहा है, इस बीच में कुछ है नहीं है ना। मोललता निकाल रहे हैं, मोललता निकाल रहे हैं है ना। आगे जब हम लोग सोलिबिलिटी स्टार्ट करेंगे, विलेयता, वहाँ से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और लिखो, लिखिए। यदि 2.5 ग्राम कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 kg, यदि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल फार्मूला जानते हो सब लोग, एथेनोइक अम्ल CH3COOH, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसे, एथेनोइक अम्ल। यदि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल 75 ग्राम बेंजीन में उपस्थित है, 75 ग्राम बेंजीन में उपस्थित है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। यदि 2.5 ग्राम लिख ही देता हूँ भाई, यदि 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड, फार्मूला क्या है CH3COOH, कितने में है 75 ग्राम बेंजीन में है, बेंजीन में उपस्थित है। तो
विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। एथेनोइक एसिड का हमने अणुभार लिखवाया है, 60 होता है। नहीं लिखवाया तो आप देख लीजिए, 12 3 15, 15 1 16 और इसको जोड़े 32 है ना, 16 32 48 और 12 60। ठीक है, अणुभार 60 होता, जितना यूरिया का होता उतना इसका भी होता है। So 0.55. 0.55 ठीक। क्या करेंगे हम लोग, देखो विलेय क्या हमारे पास है, विलेय है एथेनोइक एसिड CH3COH। विलेय का अणुभार कितना है, विलेय का अणुभार निकाल ले पहले। CH3COH है ना, 12 मतलब सीधा लिख रहे हैं 60 ग्राम पर मोल। और विलेय हमारे पास ये है, विलेय का भार कितना गिवन है, 2.5 ग्राम। कितने ग्राम है, विलायक है ना, विलायक का भार कितना, 75 ग्राम। ये हमारे पास बेंजीन 75 ग्राम है विलायक। निकालना क्या है, मोललता बराबर विलेय का भार कितना, विलेय का भार 2.5, अणुभार कितना 60 डिवाइड बाई, ये ग्राम में गुणे 1000 करना पड़ेगा, ग्राम में है 75। इसी को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए आप जानते हो नीचे आएगा 2.5 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 75। 1 से काट दो, 25 से काट दो, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। 2 से काट दीजिए इसको, 2 दूनाई 4 और ये कट जाएगा 2 तिहाई 6, 25 दूनाई 50, 5 आ जाएगा अपान 9 है ना। 9 पचे 45, 0.9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 पचे 45, इतना कर सकते हैं। 0.556 मोल पर केजी, मोल पर केजी। मैथ लगाने से दिमाग की क्षमता बढ़ती है, ठीक है, सोचने समझने सब में मैथ बहुत ज़रूरी होता है। मैथ लगाते तो आप जीनियस बनते हो, मैथ लगाने में कभी पीछे मत हटा करो, है ना। हो गया है? एक क्वेश्चन और, %25 W/W नहीं, W/V नहीं, W/W ही कर देते। हाँ, W/W NaOH बिलियन, NaOH बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए, जल्दी से निकाल दो इसे। कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ 25% W/W सॉल्यूशन। इसकी मोललता निकालिए। इसका मतलब जानते हैं ना सब लोग, अगर इसका मतलब पता है तो मोललता तुरंत निकल जाएगी। सोचो कितना है, 6.25 निकल गया आप लोगों का। इसका मतलब सब लोग जानते हैं, बताओ NaOH का भार कितना है, NaOH ही तो विलेय है,
NaOH का भार 40 है, भार पूछ रहे हैं 25 ग्राम, है ना। और यहाँ से क्या मालूम हो रहा है, ये W नीचे है, मतलब ये बिलियन का है, तो बिलियन का भार कितना है, 100 है। लेकिन हमें बिलियन के भार से मतलब नहीं है, हमें विलायक के भार से मतलब है, क्योंकि मोललता में हमें विलायक का भार चाहिए। तो विलायक का भार कितना हो जाएगा, विलायक का भार, भाई बिलियन के भार को हम थोड़ी करेंगे, विलायक का भार चाहिए ना हमें। तो विलायक का भार मतलब 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 75 ग्राम क्या है, विलायक। और NaOH का अणुभार जानते हो, NaOH का अणुभार होता है 40। बस मोललता निकाल लो। M इक्वल भार कितना 25 डिवाइड बाई अणुभार कितना, अणुभार 40 डिवाइड बाई 75 ग्राम है तो 1000 करना पड़ेगा। ये अब ये देखो 25 गुणे ये नीचे आएगा, ये नीचे आए गुणे 1000, है ना, डिवाइड बाई 40 गुणे 75, 25 तियाँ 75, अब इससे ये कट जाएगा, 4 से आप जानते हो जाएगा 25, है ना। 8.33 तो 8.33 मोल पर केजी, 8.33 मोल पर केजी। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तुम्हें पूछ लीजिएगा। देखो हमें मोललता अगर निकालनी है, मोललिटी, तो क्या क्या चाहिए, क्या नहीं, क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने सही होगा। चलो आगे बढ़ते, कंसंट्रेशन टर्म्स में और हम लोग आगे बढ़ते हैं एक कदम और आगे, जिसका नाम है मोल अंश, इंग्लिश कहते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। मोल अंश इसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब ये आपके लगभग है 5वां पॉइंट, नहीं 5वां नहीं 4था है, सभी नॉर्मेलिटी है, उसको थोड़ा बाद में पढ़ा देंगे। मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, इसे इंडिकेट किया जाता है काई से, CHI। कई लोग इसे काई पढ़ते हैं, कई लोग जाई पढ़ते हैं, लेकिन काई ही पढ़ा जाता है, ठीक है। जाई पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना, प्रोनाउंसिएशन में आपका काई ही पढ़ा जाएगा, इसे काई कहते हैं। हो गया। अब देखो ये मोल फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन मतलब अंश, मतलब होता है कितने में, है ना। अंश का मतलब ही है कितने में, मोल कितने में है। अगर इसे हम सही बात कहें, मोल कितने में है। हमारे पास एक बिलियन है, ध्यान सुनिएगा, हमारे पास एक बिलियन है, इसमें हमने 2 कंपोनेंट को डाला है, एक A और एक B। हमें यहाँ इससे मतलब नहीं कौन विलायक कौन विलेय, इससे मतलब नहीं, बस कंपोनेंट घटक इस बिलियन में A और B है। हमने मान लिया A के Na मोल डिजॉल्व है, कितने, A के Na मोल है, ये मोल है, A के मोल कितने हो गए, Na, N और ये जो सफिक्स में लगाया जाता है ये इसका मोल है, ठीक है। और हमने इसमें NB किसका मोल माना, B का, मतलब ये B का मोल है, B का मोल, B के मोल। चलो B के मोल हो गए, तो फ्रैक्शन किसका निकलेगा, बिलियन का तो फ्रैक्शन निकलेगा नहीं। अरे अंश किसका निकलता है, या तो विलेय का या तो अगर हम कहें इसमें बताइए विलेय कौन है, कुछ भी मान लीजिए, हम मान लीजिए विलेय B है, हम हमारे मानने के ऊपर है। B का हम विलेय नाम नहीं लेंगे, विलेय नाम लेने कोई मतलब ही नहीं, हम इस तरह निकालेंगे B का मोल अंश, B का मोल अंश। अगर हम इसे लिखना चाहें काई के रूप में तो क्या लिखेंगे, काई B,
क्या लिखेंगे? काई बी। काई बी मतलब इसे काई बी नहीं बोला जाएगा, इसे आप हमेशा पढ़ेंगे बी का मोल अंश। क्या बोलेंगे? बी का मोल। ये मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जिसका भी मोल अंश निकालना होता है उसके मोल ऊपर रहते हैं। इसके मोल ऊपर मतलब एन बी डिवाइड बाई एन टोटल, टोटल से डिवाइड करेंगे ना तो एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। ये हमारे पास जो भी वैल्यू दी जाएगी वह रख करके निकाल लेंगे। ठीक है, सपोज दैट एन ए के 0 पॉइंट या मान लीजिए एन ए के 2 मोल हैं। कितने मोल हैं? 2 मोल है। और एन बी के चलो 3 मोल है, तो इसके मोल कितने हो गए? 3। तो हम यह करेंगे 3 मोल, तो कितना हो जाएगा? 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3/5 मतलब 0.6। मोल अंश कभी भी निकालेंगे वो पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, मोल अंश कभी 120, 180, 12, 15 नहीं आता है, क्योंकि मोल अंश जब भी निकालते हैं, मोल निकालने का जब फ्रैक्शन करते हैं इसलिए यहाँ नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है, हमेशा इससे बड़ी होगी। और जब नीचे वाली वैल्यू बड़ी है ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो हमेशा डेसिमल पॉइंट में आएगा। जैसे देखो अगर हम 2/3 करें तब भी पॉइंट में आएगा। किसी भी वैल्यू में अगर जैसे हमने 120 डिवाइड बाई 130 किया तब भी पॉइंट में आएगा। मतलब जो नीचे वाली वैल्यू है वो बड़ी होने की वजह से इतना आएगा। ठीक है, हमेशा पॉइंट में आएगा, याद रखना। अगर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया जाए, कहा जाए 1 मोलर बिलियन में, 1 मोलर बिलियन में बिले का मोल अंश होगा। बिले का मोल अंश होगा। क्वेश्चन दे दिया गया ए ऑप्शन है ना 1.25, बी 0.18, ये दे दिया गया सी 1.8 इंटू 10⁻², और सी डी दे दिया गया 12.5। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 1 मोलर बिलियन में बिले का मोल अंश, 1 मोलर बिलियन में बिले का मोल अंश। यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, मोल अंश कभी भी एक कंप्लीट नंबर नहीं होता है ना, हमेशा डेसिमल पॉइंट में आएगा। ये एक कंप्लीट मतलब 1 पॉइंट है तो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा भी नहीं होगा। ये तो भाई ये तो आप जानते हो 180 है, ये 12.5 है, तो ये तीनों तो गायब हो गए। यही सही है। ये आपके दिमाग की थोड़ी सी हाँ उसका क्या नाम निरीक्षण कर सकते हैं एग्जामिनर। आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। आप मोल अंश निकालने जाओगे बोले कहें कि कोई क्वेश्चन अधूरा है, अधूरा नहीं है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी समझ क्या है कि एक मोलर बिलियन में बिले का, आप कहेंगे सर बिले का भार ही नहीं दिया गया है, कैसे निकालें हम? आपको ये समझदारी दिखानी है कि यहाँ ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है 1.8, ये तो ज़्यादा है ना 1 से, ये भी 1 से ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, तो कौन सही होगा? यही सही होगा। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन एक आध बार बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, नहीं लिखना नहीं है, बात समझो, हर एक चीज़ लिखी नहीं जाती, कुछ चीज़ समझी भी जाती है। अब बताओ अगर हम लिखे ए का मोल अंश, ए का मोल अंश क्या होगा? काई ए, जिसका मोल अंश निकालना उसी के मोल ऊपर होंगे। एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी इक्वल, बताओ एन ए क्या है? एन ए इसमें कितना हमने दिया है? 2 मोल, डिवाइड बाई 3 + 2/5 0.4। इनको जोड़ने कितना आ रहा है? 1 आ रहा ना। इसका मतलब मोल फ्रैक्शंस ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी इक्वल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दोनों को जोड़ने कितना आना चाहिए? क्योंकि देखो दोनों का मोल अगर निकालोगे, नीचे भी तो टोटल मोल है, और दोनों का मोल निकालोगे तो बराबर ही आ जाएगा। जितना भी आएगा वह 1 के बराबर होगा। बात समझ ना?
तो बताइए परिभाषा क्या होगी, डिफिनीशन, मोल अंश की डिफिनीशन क्या होगी। किसी विलयन में उपस्थित, ध्यान सुनिएगा, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक, है ना, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल अंश कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित किसी, देखो यहाँ है विलयन ना, किसी घटक का निकालो, चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालो, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के, सभी घटक मतलब टोटल मोल्स, सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल अंश कहते हैं। मोल अंश हमेशा घटक का होता है, मतलब कंपोनेंट का होता है, जो विलयन में रहते हैं उनका मोल अंश होता है। तो लिखिए, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित अभी आप लिखिएगा, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या, द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या, द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट to the total number of moles all component। किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या, हो गया कामा, उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या, उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक, या किसी ना लिखे तो अच्छा है ना, विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों जितने घटक हैं सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल अंश कहते हैं। मोल अंश कहते हैं। परिभाषा पेपर पूछी जाती है, मोल अंश से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे विलयन में उपस्थित, कोई विलयन है, आप किसी लगाए तभी कोई दिक्कत नहीं, विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, मोल अंश बोलते हैं। यदि एक बिलियन में हम कंडीशन मान रहे हैं, एक बिलियन में दो घटक ए एवं बी हैं तथा ए के मोलों की संख्या हम ये मान के चल रहे हैं, ए के मोलों की संख्या एन बड़ा लिखेंगे, यहाँ छोटा स्मॉल ले रहे एन ए, तथा बी के मोलों की संख्या एन बी हो तो हम ये एक कंडीशन मान लिए है ना, हम एक कंडीशन मान लिए, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें टू कंपोनेंट है ए और बी। हम ये मान चल रहे हैं एक जितने मोल्स हैं वह एन ए हैं और बी के जो मोल्स हैं वह एन बी हैं। तो मोल फ्रैक्शन
मतलब हम लिख सकते हैं ए का मोल अंश, ए का मोल अंश, बताओ क्या लिखेंगे? ए का मोल अंश, हम इसे काई ए लिखेंगे। ए का मोल अंश बराबर क्या? Na अपान में Na प्लस यहाँ टोटल रहेगा ना। इसी प्रकार B का मोल अंश, इसी प्रकार B का मोल अंश, ये मोल फ्रैक्शंस ऑफ B इक्वल NB अपान में Na प्लस NB। ठीक, ये हमारे पास हो गया। Na क्या है? जहां Na क्या है? मोलों की संख्या। कैसे निकालेंगे? WA अपान MA। WA क्या है? भार। क्या है? A का भार, A का, और ये M क्या है? A का अणुभार। मोल तो ऐसे निकलते हैं ना, भार बटे अणुभार। अब की बार यहाँ एक साइन कर दी गई A, मतलब A का ही अणुभार चाहिए और एक A का ही भार चाहिए, तब वह Na निकल जाएगा। और NB क्या हो जाएगा? NB हो जाएगा WB अपान में NB, मतलब B का भार बटे B का अणुभार। ये M का मतलब क्या है? अणुभार है, जो भी वो कंपोनेंट रहेगा। और एक चीज़ और समझो, एक चीज़ और समझिए। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना दिया गया है? Na अपान Na प्लस NB प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल कितना है? NB अपान Na प्लस NB। एलसीएम लो, Na प्लस NB, ऊपर भी आ जाएगा Na प्लस NB, कितना हो जाएगा? 1। तो हम लोग लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शंस ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ B, हाँ, इक्वल कितना हो जाएगा? 1 के। अगर एक का मोल अंश निकल जाए तो दूसरे क्या करेंगे? एक में से घटा देंगे, है ना, दूसरे को निकालने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, रुको 1 मिनट, अभी तो 5 ही बजा। एक क्वेश्चन लगा लो, फिर उसके बाद ताकि समझो कैसे लगाना है। मैं लगा के दे रहा हूँ। मिटा दे इसे ऐसे नोट कर लो बढ़िया से। एक मिनट रुको। 4 हो रहा है, 5 पे चले जाएंगे। 2 मिनट और विजय का सवाल है? चलो न्यूमेरिकल कल लगाएंगे, है ना। देख के उठना।